गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। जीवन बढ़िया चल रहा है ना? तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हमें इंटरनल सिक्योरिटी पर बात करनी है ना, आंतरिक सुरक्षा। तो अभी तक क्या पढ़ रहे थे आप लोग? हैं? विश्व इतिहास। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हैं, क्या हुआ यार? अच्छा, आईआर भी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आंतरिक सुरक्षा पर हम चर्चा करना शुरू करते हैं, और पहले हम एक पाठ्यक्रम डिज़ाइन करते हैं कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे उसको, और फिर हम उस पर चर्चा करते हैं। क्यों? ठीक रहेगा ना? तो इतने टॉपिक हमें आंतरिक सुरक्षा में पढ़ना है। ये टॉपिक्स हैं हमारे। सबसे पहले हम इंटरनल सिक्योरिटी मीनिंग्स एंड अप्रोच, इसका अर्थ क्या है, आंतरिक सुरक्षा क्या होता है, उसकी पूरी विषय वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद फिर आंतरिक सुरक्षा के लिए कौन कौन से औजार हैं हमारे पास, उपकरण हैं, जिसमें हम सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके अधिदेश क्या क्या वो काम करते हैं, क्या क्या काम किया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर उनके बारे में जानेंगे। फिर हम बॉर्डर मैनेजमेंट, सीमा प्रबंधन, आतंकवाद, आतंकवाद के जितने भी आयाम हैं, आंतरिक आतंकवाद, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, पूर्वोत्तर का उग्रवाद, नक्सलवाद, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जितनी भी स्थितियां हैं, तस्करी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ब्लैक मनी स्टोरेजेस, ये चर्चा करेंगे। और फिर हम आतंकवाद और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कैसे क्लम कर रहा है आज के ज़माने में, उस पर चर्चा करेंगे। मतलब यहाँ पर फिर आएगा एक विकास के साथ साथ कैसे आतंकवाद और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, डेवलपमेंट वर्सेस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। और फिर यहाँ से निकल के और पहुँच जाएंगे हम कम्युनिकेशन नेटवर्क से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं, जैसे कि साइबर क्राइम है, साइबर वॉर है, या कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसे अपने इम्पोर्टेंस को बढ़ाता चला जा रहा है, वो चर्चा करेंगे। और अंत में छोटा सा एक टॉपिक रहेगा, पोस्ट मॉडर्न वैल्यूज और इंटरनल सिक्योरिटी। पोस्ट मॉडर्न वैल्यूज मतलब आज के ज़माने में जो मानवीय मूल्य हैं उनको भी आंतरिक सुरक्षा में शामिल कर लिया गया है, जैसे कि पर्यावरण है, जैसे कि मानव अधिकार है। पर्यावरण के नुकसान होने से हमारी आंतरिक सुरक्षा में क्या समस्याएं आती हैं, या कोई बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज करता है, उससे आंतरिक सुरक्षा, या स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उन सब के बारे में कैसे वो इंटरनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, इस पर थोड़ा चर्चा हम कर लेंगे। तो ये हमारे इतने टॉपिक हैं। तृतीय प्रश्न पत्र में ये शामिल है, और हर साल 4 सवाल आते हैं। 4 सवाल एक अच्छा खासी स्थिति है, मतलब 50 नंबर का सवाल यहाँ से आएगा, और छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है, बस एक अप्रोच समझना होता है। अप्रोच समझ लिया तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अभी तक जो 4 सवाल आए हैं वो इन सभी सेगमेंट से आए हैं। दूसरी बात, जितने भी सवाल आएंगे वो सारे यहीं से आएंगे, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। वो पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, वो कर लूँ, इतना कर लूँ, ये सब कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ इतना पढ़ना है, और जो आपको बुक मिली है, हमने आपको दिया हुआ है, वो पढ़ना है, और ये इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना। अब ऐसे समझिए सब कुछ पढ़ना वर्जित है, क्योंकि सारे सवाल यहीं से आ जाएंगे, कोई बाहर से आने वाला है नहीं।
तो इतनी चीज़ें आप पढ़ते चले जाइए और हो जाएगा। अपडेट के लिए आपको हर महीने मैगजीन में अपडेट मैं देता ही हूँ, आप देखते भी होंगे। तो वो अपडेट होता है और अपडेट भी मैं इस तरीके से कर देता हूँ ताकि आपको अपने टॉपिक में जो भी अपडेशंस आया है वो कहाँ मेंशन करना है। तो जो फॉर्मेट में आपको पहले पढ़ा चुका होता हूँ वहाँ पर उसे कहाँ मेंशन करना है वो भी मैं वहाँ बता रहा हूँ। तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है। इतना जो पढ़ना है वो पढ़ते रहना है। तो इस तरीके से ये हमारा पाठ्यक्रम है और सबसे पहले हम इस पाठ्यक्रम में शुरुआत करेंगे। पहला अध्याय है वो है इंटरनल सिक्योरिटी मीनिंग्स एंड अप्रोच। ये क्या है? तो सुरक्षा, अपनी सुरक्षा कर लेते हो ना आप लोग? कैसे करते हो? अपनी सुरक्षा कैसे करते हो? कैसे? अच्छा, निर्भर करता है कि किससे सुरक्षा करनी है। बिल्कुल सही बात है, ये है कि किससे सुरक्षा करनी है। तो सुरक्षा में सब कुछ आ जाता है। अपने आप को और अपने प्रभाव को बचाना, अपने मूल्यों को बचाना, सारी चीजें आते हैं। हालांकि वो डायमेंशन समय और परिस्थितियों के आधार पर बदलता रहता है। कई बार हम बीमारियों से सुरक्षा करते हैं, तो कई बार सामने हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, उससे सुरक्षा करते हैं। कई बार हम किताबों से अपने आप को सुरक्षित करते हैं। ज़्यादातर टाइम हम अपने आप को किताबों से भी सुरक्षित करते हैं कि साहब कौन सी किताब आ गई और ये भी अब कहर ढाएगी, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा ऐसा है या नहीं है? है ना? नहीं? अच्छा, उनसे सुरक्षा नहीं करते, उन्हें आप आत्मसात करते हैं। उन्हें आत्मसात करके ही सुरक्षा होती है। तो उससे हमें बचना नहीं होता है, उसे हमें फील कर लेना होता है और फिर हम सुरक्षित हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है और आज राष्ट्रीय सुरक्षा के डायमेंशन किस तरीके से चेंज हो रहा है। जब हम बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास है अब तक संजोए गए मूल्यों की सुरक्षा। मूल्यों की सुरक्षा, इसको हम क्या कहेंगे? सुरक्षा। जो भी हमारे पास है उस सबको रक्षा करना है, हमें सबको सुरक्षित करना है। अब जो सुरक्षित करने योग्य है, ऐसा है कि कोई चीज हमें त्याग देनी है, उससे ही हमारी रक्षा हो पाएगी। अब आप कहें कि साहब हम बीमार हो गए, उसकी रक्षा करनी है कि बीमारी बनी रहे, ऐसा नहीं। बीमारी तो आपको नुकसान पहुंचा रही है ना। तो जो रक्षित है, सुरक्षा करने योग्य है, उसकी सुरक्षा करना, जितने भी वैल्यूज हैं हमारे पास। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि कई बार हम अपने मूल्यों को खुद सुरक्षित करने में सक्षम होते हैं, तो यही सुरक्षा रूप धारण कर लेती है राष्ट्रीय सुरक्षा का। किसका? राष्ट्रीय सुरक्षा। तो व्यक्ति या राष्ट्र अपने आप से इतना सक्षम होता चला जाता है, वो अपने स्ट्रेंथ को, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, स्ट्रैटेजिक हो, मिलिट्री हो, सभी क्षेत्रों में वो खुद अपने आप को सक्षम करता है। हर राष्ट्र की पहली मांग यही होती होगी। हर राष्ट्र क्या दूसरों के ऊपर निर्भर रहना चाहता है? वो चाहेगा कि मैं खुद से सक्षम रहूं और अपनी सुरक्षा को खुद सुनिश्चित कर सकूं, तो सबसे अच्छी बात है। तो सुरक्षा में जब एक राष्ट्र स्वयं इतना सक्षम होता है कि वो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय सुरक्षा। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि वो राष्ट्र उतना सक्षम नहीं है, तो वो कुछ लोगों से, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो बड़ा ही बाहुबली टाइप का है, और तो वो तो समाज में निकल जाएगा ऐसे ही, तो कोई समस्या नहीं है। रात को कहीं 12 बजे जाना है तो चल देगा, क्योंकि वो अपने आप में सक्षम है। तो अगर 2 4 6 लोग उसके पीछे आ जाएंगे तो चलो देख लेगा। है ऐसा या नहीं? अब खली को किसी सहयोगियों की आवश्यकता है क्या? कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन कोई अगर मान लीजिए दबा कुचला मरगिल्ला टाइप का आदमी है, उसे जरूरत पड़ जाए कि समाज में बाहर जाना है,
और बहुत सारे शत्रु हमारे हैं, तो वो क्या करेगा? वो 2-4-10 लोगों को फोन करेगा कि भाई तुम मेरे साथ चलोगे क्या, है ना? ऐसा हो सकता है। तो एक तो तब जब एक राष्ट्र बहुत कमजोर है, वो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकता है, तब वो रीजनल सिक्योरिटी की मांग करता है, क्षेत्रीय सुरक्षा की। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ राष्ट्र जब बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, तो उनके बीच में ग्रुपिंग आती है दूसरे राष्ट्रों के मूल्यों को आहत करने के लिए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद एक सुरक्षा और आती है जिसको हम क्षेत्रीय सुरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय सुरक्षा। अब ये क्षेत्रीय सुरक्षा दो कारणों से जन्म लेती है। एक तो कमजोर राष्ट्र क्षेत्रीय सुरक्षा को बनाएंगे। जब कमजोर राष्ट्र क्षेत्रीय सुरक्षा को बनाएंगे तो वो सिर्फ अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहेंगे, वो आक्रामक प्रवृत्ति के नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति को कहा जाएगा सुरक्षात्मक क्षेत्रीय सुरक्षा, है ना? सुरक्षा। अब वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे शक्तिशाली राष्ट्र होंगे जो पूरी तरीके से सक्षम है, वो अगर ग्रुप बनाते हैं तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है आक्रामक क्षेत्रीय सुरक्षा। आक्रामक क्षेत्रीय सुरक्षा। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा ना कि एक समूह है दबंगों टाइप का और वो ऐसे ही घूमता रह रहा है, किसी के प्रति वैसे ही आक्रमण कर देता है, कोई भी बेवकूफियां करता रहता है। वो कौन है? आक्रामक क्षेत्रीय सुरक्षा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा में तो एक राष्ट्र अपने मूल्यों को खुद सुरक्षित करने की कोशिश करेगा। क्षेत्रीय सुरक्षा दो कारणों से बनती है, या तो वो बहुत कमजोर है, जैसे आप देखें सहारा के मरुस्थल के राष्ट्र, उनके पास सुरक्षा करने की क्षमता नहीं है, तो या तो वो क्या करेंगे, सब मिल करके कहेंगे साहब हम एक ऐसा रीजनल सिक्योरिटी बना लेते हैं ताकि बाहरी कोई हमारे ऊपर आक्रमण करे तो हम उसे सुरक्षित कर लेंगे। दूसरा होता है आक्रामक, जैसे कि आप नाटो को देखिए। आज तक वैसे जितनी भी रीजनल सिक्योरिटी बनी है वो आक्रामक प्रवृत्ति की बनी है। अभी सुरक्षात्मक प्रवृत्ति की रीजनल सिक्योरिटीज नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया में या तो राष्ट्र बहुत शक्तिशाली हैं या राष्ट्र बहुत कमजोर हैं, और जो मिडिल वाले राष्ट्र हैं वो अपने आप को कलेक्टिव सिक्योरिटी के अंतर्गत कर लेते हैं। उसको भी पहले आप समझ लीजिए, तब समझ पाएंगे स्थिति क्या है। एक होती है सामूहिक सुरक्षा, एक सामूहिक सुरक्षा। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने आप को सुरक्षित कर ही नहीं पाते हैं, हमारे पास बिल्कुल ही क्षमता नहीं है। अब क्या करें? हमें अपनी संप्रभुता को बचाए रखना है, लेकिन हमारे पास कोई स्टेबल, कोई स्ट्रेंथ नहीं है। हम सिर्फ अपने राष्ट्र के जीवन यापन को किसी तरीके से चला रहे हैं, वो भी दूसरों पर निर्भर है। अधिकतर अफ्रीकी सहारा के मरुस्थल के राष्ट्र ऐसे ही हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपनी सुरक्षा को किसी समूह के साथ सौंप देते हैं। अब किस समूह के साथ सौंपेंगे? जो उनके ऊपर आक्रमण ना कर सके, जो आक्रामक प्रवृत्ति का ना हो। ऐसी स्थिति तो यूनाइटेड नेशंस ही प्रोवाइड करेगा। जैसे हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल के तत्वाधान में एक कलेक्टिव सिक्योरिटी है, तो वो राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल के समक्ष अपने आप को समर्पित कर देगा कि साहब हमारी सुरक्षा तो आप ही करो, क्योंकि हमारे पास अपनी सुरक्षा करने के लिए कोई मादा नहीं है। तो जो बहुत कमजोर राष्ट्र हैं वो किस पर निर्भर हो जाएंगे? वो इनके ऊपर निर्भर हो जाएंगे। तो ऐसे एक राष्ट्र अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कितने डायमेंशन एक्सेप्ट करता है? 3। सबसे पहली पसंद उसकी क्या होगी? हर राष्ट्र यही चाहेगा कि मैं अपनी सुरक्षा, व्यक्ति भी तो यही चाहता है। आप लोग चाहते हैं किसी और पर निर्भर होना? नहीं ना, खुद से हम इतने सक्षम हो कि अपनी सुरक्षा को, सुरक्षा का मतलब सैन्य सुरक्षा ही नहीं होता है। सुरक्षा का मतलब लोकतंत्र की सुरक्षा, मानवीय मूल्यों की सुरक्षा, अपनी संस्कृति की सुरक्षा, सब कुछ। तो हम क्या चाहेंगे कि हम अपनी सुरक्षा को खुद सुनिश्चित करें। लेकिन जब हमें ऐसा लगेगा कि नहीं हम उतने सक्षम नहीं हैं, तो होशियारी किस बात में है कि आप रीजनल सिक्योरिटी बनाएं। रीजनल सिक्योरिटी में या तो सुरक्षात्मक हो सकती है या आक्रामक। नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, अंजुस हुआ करता था ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएस का, एक अभी भी है लेकिन थोड़ा सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है।
ये सब आक्रामक प्रवृत्ति के रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे, जिनमें से वार्सा पैक्ट अभी नहीं है क्योंकि यूएसएसआर कोलैप्स कर गया था। नाटो अभी है, वो आप देखते ही होंगे। सीटो अभी है, सेंटो, वार्स और ये अंजुस, ये सब सुसुप्त अवस्था में, लेकिन नाटो अभी एक्टिव स्थिति में है। और नाटो का परिणाम आप देख ही रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध जो चल रहा है, उसका एक कारण नाटो भी है। तो इस तरीके से एक देश अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। अब सुरक्षा का डायमेंशन हमेशा बढ़ता चला जाता है। सुरक्षा करने का तरीका ये हो गया, सुरक्षा का डायमेंशन हमेशा बढ़ता चला जाएगा। वैसे इन पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा लिख लो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। ये सब बोर्ड में जितना मैं लिखूं वो लिखते जाना है ना? और वो तो बनाते ही जाते हो कि नहीं बनाते हो आप? शाबाश, लिख लो फिर आप। सुरक्षा, सुरक्षा पॉइंट बना लेना सुरक्षा करके, और फिर मैं पॉइंट वाइज बताता जाऊंगा। सुरक्षा अर्थात किसी भी राष्ट्र के द्वारा, किसी भी राष्ट्र के द्वारा अब तक संजोए गए मूल्यों की रक्षा, अब तक संजोए गए मूल्यों की रक्षा। ऐसी रक्षा में प्रत्येक राष्ट्र भिन्न भिन्न रणनीतियों का अनुसरण करता है, अर्थात डैश करके सब पॉइंट। जब एक राष्ट्र अपनी सुरक्षा स्वयं करने में सक्षम होता है, और वह सुरक्षा के लिए संसाधनों का विकास करता है, तो ऐसी स्थिति को राष्ट्रीय सुरक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनेकों बार कुछ राष्ट्र मिलकर अपनी सुरक्षा को सहमति के आधार पर निर्धारित करते हैं। ऐसी सुरक्षा सुरक्षात्मक और आक्रामक दोनों प्रकृति की हो सकती है। नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जैसी क्षेत्रीय सुरक्षाएं
इसके उदाहरण हैं, सुरक्षाएं इसके उदाहरण हैं। तीसरा पॉइंट, विश्व व्यवस्था के वर्तमान दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में एक सामूहिक सुरक्षा का गठन किया गया है जो विभिन्न ऐसे राष्ट्रों की सुरक्षा करती है, जो विभिन्न ऐसे राष्ट्रों की सुरक्षा करती है जो स्वयं अपनी सुरक्षा में सक्षम नहीं है, अथवा वहां मानवीय मूल्यों के विरुद्ध अपराध होते हैं, जातिगत वैमनस्यता विद्यमान है, जातिगत वैमनस्यता, ब्रैकेट में जेनोसाइड भी लिख सकते हैं आप, विद्यमान है। आदि परिस्थितियों में सामूहिक सुरक्षा सक्रिय होती है। ठीक, अब एक और सुरक्षा की कल्पना की जाती है, हालांकि वो अभी जमीनी स्तर पर बिल्कुल नहीं है, वो है विश्व सरकार, ग्लोबल गवर्नेंस। तो ग्लोबल गवर्नेंस में क्या होगा कि विश्व सरकार, इसमें राष्ट्रीय हितों के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी, जब समाप्त हो जाएगी, और संप्रभु सीमाएं बैरियर नहीं होंगी। एक तरीके से आप ऐसा कहिए कि जब पूरी दुनिया ऐसे हो जाएगी जैसे कि एक दूसरे के प्रांत हैं, संप्रभु सीमाएं समाप्त हो जाएंगी। भारत ऐसे होगा जैसे यूनाइटेड नेशंस का एक प्रोविंस है, प्रांत है, और राष्ट्रीय हितों को लेकर के कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। एक बाजार की कल्पना की जाएगी जहां प्रत्येक राष्ट्र अपने मूल्यों को सुरक्षित करने में सक्षम होगा, किसी तरीके का कोई बैरियर नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति विश्व सरकार को, एक ग्लोबल गवर्नमेंट होगी, विश्व स्तर पर एक सरकार होगी, और संपूर्ण दुनिया में वही सरकार व्यवस्था बनाने में सक्षम होगी। तो ये अभी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है विश्व सरकार की अवधारणा। तो जैसे विश्व व्यवस्था जो अभी तक डेवलप होती आई है, 6 स्टेजेस अभी हमने देखे हैं। उन 6 स्टेजेस आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है विश्व के। इस समय इसके बाद 3 स्टेजेस और कल्पना किए गए हैं कि अगर कभी दुनिया में युद्ध हो जाए और पूरी तरीके से सब कुछ नष्ट हो जाए तो क्या कंडीशंस बनेंगे, तब फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। तो वो एक स्टेप और आएंगे
आगे कल्पना है वो अभी, और उसमें से फिर 2 स्टेप मैंने और जोड़े हैं। तो वो 2-3 स्टेप के बाद भी अगर कोई स्थिति बनती है तो मानव जगत कैसा होगा, वो एक भविष्य में किस तरीके की होगी, तो उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कमीशन अभी वो पूछेगा नहीं। बस जितना पूछेगा वो एक सुझाव के तौर पर कि ऐसा होगा। तो ये क्लैरेंसीन जैसे विद्वानों ने एक कंसेप्ट दिया था कि हमें विश्व सरकार को या ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को इतना मजबूत करना चाहिए, इतना सक्षम करना चाहिए कि वो दुनिया के देशों को अपने नियमों के आधार पर कानून व्यवस्था बनाने में सक्षम हो। लेकिन अभी तक यूनाइटेड नेशंस इतना सक्षम तो हो नहीं पाया। कितने साल बीत गए। तो अभी कलेक्टिव सिक्योरिटी भी मजबूत नहीं हो पाई। कलेक्टिव सिक्योरिटी अगर मजबूत हो गई होती तो क्या यूक्रेन और रसिया वॉर हो पाता, या कोई भी युद्ध जो हो रहे हैं आज, कलेक्टिव सिक्योरिटी उनको रेगुलेट कर लेती। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसे सिर्फ आप एक कल्पना माने, अभी दुनिया में ये कहीं दिखाई नहीं दे रही। मतलब एक राष्ट्र अपने मूल्यों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कितने डायमेंशंस को अपना सकता है। सबसे पहली पसंद उसकी ये है, दूसरी पसंद उसकी ये है, तीसरी पसंद उसकी ये है, चौथी पसंद उसकी ये है, मजबूरी में। तो जब हम किसी तरीके से सक्षम नहीं है अपना काम करने में, तो मजबूरी में हम क्या अपनाते हैं कि चलो साहब अपने आप को हम सरेंडर कर देते हैं और आगे काम करते हैं। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि आज का सुरक्षा का दायरा किस तरीके से बढ़ रहा है। पहले क्या होता था शुरुआती दौर में कि सीमाओं की सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा मान लिया जाता था, कि हम अपने सॉवरेन बाउंड्रीज को या सीमाओं को रक्षित कर लेंगे, वही राष्ट्रीय सुरक्षा है। देश के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये कानून व्यवस्था का मामला होता था। लेकिन अब धीरे 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 राष्ट्रीय सुरक्षा का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। तो हम थोड़ा सुरक्षा के आयामों पर चर्चा कर लेते हैं। सुरक्षा के आयाम या सुरक्षा की व्यापकता के आयाम या व्यापकता। तो सबसे पहले सीमाओं की सुरक्षा ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी, और उसकी रक्षा करने के लिए सैन्य शक्ति का ही प्रयोग किया जाता था। तो पहले शुरुआती दौर में क्या होता था कि राष्ट्रीय, जहां नाम सुरक्षा का आ जाए वहां तुरंत हमारा दिमाग कहां चला जाता था, डिफेंस, है ना। सुरक्षा मतलब कहां, डिफेंस। क्योंकि एक दृष्टिकोण हुआ है रियलिस्टिक अप्रोच। रक्षा को रियलिस्टिक अप्रोच के आधार पर डिजाइन किया जाता था। रियलिस्टिक अप्रोच कहता है कि मानव स्वभाव एक बहुत ही ईर्ष्यालु टाइप का है। ईर्ष्यालु है, डरपोक है, महत्वाकांक्षी है, भयग्रस्त है। ऐसा मनुष्य का स्वभाव है ऐसा या नहीं है? आप लोग डरते हैं? कौन कह रहा था नहीं डरते? ऐसे नहीं होता है मुन्ना, डर सबको लगता है। डर है, ईर्ष्या है आपको किसी से, है, द्वेष है, लालच है, सब कुछ है। मनुष्य प्रकृति से बहुत ही लालची, महत्वाकांक्षी, ईर्ष्यालु, द्वेष, सारी चीजें हैं। ये यथार्थवादी कहते हैं। अब आप कहें कि साहब है सब, तो आगे क्यों नहीं निकल करके आता है? क्योंकि समाज के नियम, कानून, नैतिकता, संस्कृति, मानवीयता ने आपके इन नकारात्मक तत्वों को दबा रखा है। ठीक है, इसलिए वो उजागर नहीं हो पाते। आप बहुत ही मतलब कुंठित हो करके अपनी उस चोरी करना मनुष्य की प्रकृति है, हाँ, ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन कानून व्यवस्था और संस्कारों ने आपको कितना दबा दिया है? नहीं। फिर भी अब कोई कहता है कि साहब ऐसा है कि 100-200 रुपए मिलेंगे तो नहीं उठाएंगे हम। अब 2-3-4 करोड़ मिल जाए तो डिपेंड करता है कि कौन किस नियति का है और कहां तक जा करके, लेकिन टूटेगा जरूर। ऐसा है या नहीं है? तो हर मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है। कोई कहते हैं साहब हम ऐसा है कि
बहुत ही साधुवत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और हम अकेले जीवन व्यतीत करेंगे, कोई विवाह नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, और मेनका आ जाए तो समस्या है कि नहीं है? अब कहां जाएं भाई साधु, अब आप कैसे? तो सब मनुष्य, यही यथार्थवाद है। रियलिस्टिक अप्रोच क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इंद्रियां हैं, हमारे अंदर, सबके अंदर इंद्रियां हैं ना। अब वो इंद्रियों को हम कितना नियंत्रित कर पाते हैं वो हमारी कैपेसिटी पर डेवलप करता है, और जितना नियंत्रित कर पाएंगे वो हमारे समाज पर निर्भर करता है कि हमारे समाज ने हमको कितना नियंत्रित करना सिखाया है। तो शुरू में क्या होता था, जब सुरक्षा के बारे में हम सोचते थे तो हमारे पास अप्रोच होता था यथार्थवाद, रियलिस्टिक। और यथार्थवाद कहता है एक संकीर्ण, ये सिर्फ शक्ति पर विश्वास करता है, शक्ति पर, और शक्ति से हम सीमा की सुरक्षाओं को करते हैं, सीमा सुरक्षा। तो पहले हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का आशय सिर्फ क्या था? सीमाओं की रक्षा। प्रत्येक देश अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सेना तैनात करता था। देश के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये मायने नहीं रखता था। लेकिन इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो राष्ट्रीय सुरक्षा का दायरा बढ़ा, और यह हुआ कि ऐसा है कि हमें अपनी संस्थाओं को भी रक्षा करनी है। हमारी वैधानिक संस्थाएं हैं, हमारा पार्लियामेंट हाउस है, हमारा संघ लोक सेवा आयोग है, जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं उनकी रक्षा भी हमें करना है। तो संरचनात्मक सुरक्षा का डायमेंशन आया। अब सुरक्षा का आयाम बढ़ करके कहां तक हो गया? देश के अंदर। देश के अंदर हम सुरक्षा सोचना शुरू कर दिए कि नहीं, हमें अपनी संरचनाओं को भी सुरक्षित करना है। इस अप्रोच को रख दिया गया संरचनात्मक सुरक्षा। तो आज आप देखते होंगे कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे होने चाहिए। कई बार राजनीतिक दलों में अभी बातें उठती रहती हैं कि लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। ऐसा होता है या नहीं होता है? तो भाई लोकतंत्र का खतरा होगा तभी तो ऐसा उठता है। अब किसी को लगता होगा लोकतंत्र को खतरा है तो उसकी रक्षा की जानी चाहिए। और कैसे रक्षा की जाए? अब हथियार लेकर के तो आप लोकतंत्र की रक्षा नहीं करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए कुछ अलग उपकरण है। तो जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इनकी सुरक्षा करने का दायित्व भी राष्ट्रीय सुरक्षा में शामिल कर लिया गया। इसके बाद हुआ कि ऐसा है कि सैनिक स्तर पर विवाद उत्पन्न नहीं होते हैं अंतरराष्ट्रीय जगत में। अब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इन सब पर विवाद उत्पन्न होते हैं। तो हमें एक उदारवादी दृष्टिकोण डेवलप करना चाहिए ताकि दुनिया के सभी देश अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्थापित कर सकें और सहयोग के आधार पर विवादों का समाधान किया जा सके। तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी राष्ट्रीय सुरक्षा का दायरा बना लिया गया। तीसरा अप्रोच आया उदारवादी। उदारवादी कहता है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अंग है। अभी अंतरराष्ट्रीय सहयोग कैसे? जैसे आप अभी भारत ने इस डायमेंशन का कितना बहुत ही बारीकी से प्रयोग किया और बहुत ही सफल प्रयोग किया। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पूरी दुनिया का भारत के ऊपर दबाव था कि भारत यूक्रेन युद्ध का क्रिटिक करे। किसकी क्रिटिक करे? रूस की आलोचना करे भारत। और दूसरी तरफ रूस से हमारे इंटरेस्ट बहुत सारे जुड़े हुए थे, हमें उसकी आलोचना भी नहीं करनी थी। अब यहां पर हमने कौन सी रणनीति अपनाई? अंतरराष्ट्रीय सहयोग की। हम यूक्रेन के साथ भी सहयोग रखेंगे, हम रूस के साथ भी सहयोग रखेंगे, हम यूरोपीय संघ के साथ भी सहयोग करेंगे, हम अमेरिका के साथ भी सहयोग करेंगे, लेकिन हम युद्ध पसंद नहीं करते। आगे बात समझ में? तो अब आपने कहा कि साहब हमारे सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन सबके साथ रहेंगे लेकिन हम युद्ध पसंद नहीं करते। और आपका स्टेटस इतना बड़ा हो गया कि कोई भी देश क्या आपके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा पाया? नहीं तो क्या हो सकता था? पश्चिमी यूरोप आपके साथ आर्थिक प्रतिबंध लगा देता, यूएस आपके साथ आर्थिक प्रतिबंध, लेकिन आपका ग्राफ इतना ऊपर बढ़ गया कि अगर यूएस आपके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाता तो उसकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती, या यूरोप आपके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाता तो उसकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती?
तो हम सक्षम हुए कि हम अपने व्यापार को भी रूस के साथ बढ़ाते रहेंगे। और ये हुआ आपकी कितनी अच्छी पॉलिसी है। जैसे हमारी नॉन अलाइन मूवमेंट पॉलिसी है, आप उस नॉन अलाइन मूवमेंट पॉलिसी को कितना मजबूती से रख सकते हैं, यह भी अब राष्ट्रीय सुरक्षा का दायरा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को विकसित करना। आज राष्ट्रीय सुरक्षा, कोई देश ऐसा होता है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्राप्त ही नहीं कर पाता। कई बार आप ऐसे समझिए कि अभी पाकिस्तान की हालत बहुत खराब रही और प्रधानमंत्री बेचारा सुबह उठता था और शाम को कई जगह घूमता था, लेकिन कुछ नहीं मिलता था। ऐसा है या नहीं? जब उसे कुछ नहीं मिलता है, इसका मतलब है अंतरराष्ट्रीय सहयोग के स्तर पर पाकिस्तान क्या राष्ट्रीय रूप से सुरक्षित है? नहीं है ना। आप सुबह निकले, दिन भर आप घूमे कहीं इधर उधर और सबने मना कर दिया, कोई नहीं दे रहा है, तो आप सुरक्षित नहीं है। वहीं पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग के स्तर पर भारत ने यहां आक्रामक नीति को भी अपनाया। आक्रामक नीति, आपको याद हो कि एक बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी श्री उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान को हम उस स्तर पर ले जाएंगे कि ये पूरी दुनिया से अलग थलग हो जाएगा। तो आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट उदारवादी नीति को अपनाया। उदारवादी नीति को अपना करके आपने दुनिया से उसको क्या कर दिया? अलग थलग कर दिया। और वो आपको दिखाई भी दे रहा है कि एक चीन के अलावा और कौन बचा। और अब चीन भी थोड़ा थोड़ा कान मुंह इधर उधर कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था बलूचिस्तान में चीन के सिपाहियों के ऊपर बलूच आतंकवादियों ने हमला किया था, अभी 7-8 दिन पहले। और एक घटना पहले भी हो चुकी थी हफ्ता वसूली के चक्कर में। तो अब पाकिस्तान को वहां पर भी समस्या आ रही है कि चीन कितने दिन तक हम होल्ड कर पाएंगे। तो अपने रिलेशंस को मजबूत करना, ऐसे समझो आप सीधी भाषा में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंधों को बनाए रखना और संबंधों को व्यापक बनाना भी आज क्या है? नेशनल सिक्योरिटी। व्यक्तिगत स्तर पर भी ये सारी बातें मायने रहे। अभी मैं आपको सारे संबंध कैसे बनाने हैं आपको भी बता दूंगा। व्यक्तिगत स्तर पर भी अगर आपके रिलेशंस बहुत स्ट्रांग नहीं है और उन रिलेशन से आप अपने हितों को पोषित नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब आप डिप्लोमेट नहीं है। ठीक है ना। अपना नुकसान ना हो और दूसरों से फायदा ले सकें, यह मनुष्य की नीति होनी चाहिए। ठीक है ना। अपना नुकसान हो, अब दूसरे का भी नुकसान नहीं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत दूसरे का नुकसान हो जाए, हमारा फायदा तो होना चाहिए, है ना। तो यहां आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें संबंधों को इस तरीके से सहयोग के आधार पर संबंधों का विकास करना है। भारत की नीति में युद्ध नहीं है, युद्ध अंतिम स्थिति है। लेकिन सब ऐसा सोचते हैं कि भारत युद्ध में सक्षम है, ऐसा है या नहीं? एक अप्रोच ये हो गया। इसके बाद एक चौथा अप्रोच जन्म लेता है जिसको हम नारीवादी दृष्टिकोण कहते हैं। नारीवादी दृष्टिकोण, और आजकल हमारे देश में इसका खूब चर्चा होता है। नारीवादी दृष्टिकोण को राष्ट्रीय सुरक्षा का अंग मान लिया गया है। अगर आपके देश में स्त्रियां सुरक्षित नहीं है, इसका मतलब आपका राष्ट्र सुरक्षित नहीं है। कितनी बड़ी बात है। स्त्रियों को सुरक्षित होना आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। याद हो आपको कि कुछ दिनों पहले, 2-3 साल पहले, एक किसी विद्वान ने, प्रोफेसर ने भारत के किसी युवा को रिसर्च करवाने से मना कर दिया था ऑक्सफोर्ड में, कि मैं आपको रिसर्च नहीं करवाऊंगी क्योंकि आपके देश में रेप बहुत होता है। ठीक। अब उस बच्चे को रिसर्च ना करवाना मायने नहीं रखता, चलो वो तो एक इंडिविजुअल था, लेकिन उसने किसके ऊपर टारगेट किया? भारत के ऊपर। और क्या टारगेट किया कि साहब आपके बच्चों को हम नहीं रखेंगे क्योंकि आपके यहाँ के बच्चे जो होते हैं वो जो रेपिस्ट होते हैं। अब बताइए, पूरे के पूरे भारत के युवा वर्ग को अब्यूज कर दिया या नहीं कर दिया? अब होते तो कुछ ही लोग हैं ना। तो अब हमने सोचा कि नारीवादी दृष्टिकोण, नारियों की सुरक्षा आज राष्ट्रीय सुरक्षा का दायरा है। अब यह आया तो साहब शुरुआती दौर में बहुत दिनों से चल रहा है। यूएस जैसे देशों ने नारीवादी दृष्टिकोण को 20वीं शताब्दी में अपना लिया था राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में।
लेकिन हमने उतना फोकस नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ स्त्रियां पहले से सुरक्षित थीं। लेकिन अब जब समस्याएं उत्पन्न होना लगी तो हमने भी इसको शामिल कर लिया है। इसमें 3 डायमेंशन है अभी तक नारीवादी दृष्टिकोण में। सबसे पहले आया था लिबरल फेमिनिस्ट अप्रोच। लिबरल फेमिनिस्ट अप्रोच में जैसे कि साइमन डी ब्यूअर्स जैसे विद्वान आए, उन्होंने कहा कि स्त्रियां, पुरुष स्वतंत्र है तो स्त्रियां भी स्वतंत्रता की मांग करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट था साइमन डी ब्यूअर्स का बहुत अच्छा कि स्त्रियां पुरुष को मित्र समझती हैं और पुरुष से भी अपेक्षा करती हैं कि वो भी स्त्रियों को मित्र समझे। अच्छी बात है, बहुत अच्छा अप्रोच था लिबरल फेमिनिस्ट का। इसके बाद सोशलिस्ट फेमिनिस्ट आए, बहुत सारे विद्वान पैदा हुए और उन्होंने कहा कि जो अधिकार पुरुषों को है वही अधिकार स्त्रियों को भी प्राप्त होना चाहिए। मतलब व्यवहार कैसा हो, इक्वल, समानता संबंधी विश्वास। इसके बाद एक आया रेडिकल फेमिनिस्ट का अप्रोच। उसने कहा स्त्रियां तभी सुरक्षित होंगी जब पुरुषों के साथ इनका कोई संबंध नहीं होगा। और रेडिकल मतलब हमें पुरुष के साथ कोई रिलेशन रखने ही नहीं है, ना कोई पिता है, ना कोई पुत्र है, ना कोई भाई है, कुछ भी नहीं। स्त्रियां अपने डेवलपमेंट को खुद सुनिश्चित करेंगे। रेडिकल फेमिनिज्म आया, अन्ना कोडट, जर्मन ग्रीर और बहुत सारी ऐसी विद्वसियां आई। उग्र होकर, उग्र का इसको क्या कहा जाएगा, उग्र नारीवादी। हम पुरुष के साथ कोई रिलेशन रखें ही नहीं, ये भी चला साहब। अच्छा, युवाओं के ऊपर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। बहुत सारी स्त्री विद्वानों ने पुरुषों के साथ किसी तरीके का रिलेशंस नहीं रखा। उनमें थी सुलामित फायरस्टोन, सुना है इनका नाम आपने? सुलामित फायरस्टोन, उनका सुलामित फायर भी है और स्टोन भी है, आग का पत्थर। साहब यूएस में ये हुआ करती थी और उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया। मूवमेंट में ये था कि हम एक कॉलोनी बनाएंगे, उस कॉलोनी में सिर्फ स्त्रियां रहेंगी, पुरुष का आना वर्जित है। शायद मैंने कभी बताया भी होगा एक बार आपको, वही था। हाँ, तो उस तरीके से रेडिकल। अब तो रेडिकल फेमिनिज्म दम तोड़ चुका क्योंकि वो खत्म हो गया, ऐसा हो नहीं पाया। पुरुष के बिना कोई स्त्री चल सकती है क्या? संभव नहीं है भाई, हो ही नहीं सकती। स्त्री और पुरुष के बिना क्या दोनों चल सकते हैं क्या? अस्तित्व, प्रकृति में अस्तित्व मानव जगत का दोनों के रहने से ही है ना, अदरवाइज मानव समाज, और मुझे लगता है सारा समाज कीड़े मकोड़े ही बचेंगे। जब हो सकता है उनके अंदर इंटर इस तरीके का कोई रिलेशंस नहीं होता होगा, तभी वो बचेंगे। कीड़े मकोड़े ऐसे ही पैदा हो जाते होंगे। लेकिन जो क्या कहते हैं मैमल्स तो दोनों का रहना जरूरी है। तो ये, लेकिन आज उदारवादी और समाजवादी दृष्टिकोण है। हमें स्त्रियों को बराबर व्यवहार करना है, उन्हें पुरुष के साथ समान व्यवहार देना है और उन्हें स्वतंत्र देना है। तो जब हम शुरू में पढ़ाते थे तो स्त्रियां दिखाई नहीं देती थी, वैसे अब कुछ कुछ देखो ऐसा पढ़ रही हैं। हाँ, वर्ष 2003, 4, 5 में तो ना के बराबर होते थे। अब तो हरियाणा से भी आने लगी। हाँ, पहले तो हरियाणा से तो पुरुष ही नहीं होते थे, स्त्रियां कहाँ से आए। हाँ, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे आने लगे हैं जो पढ़ रहे हैं। तो नारीवादी दृष्टिकोण कहता है कीपिंग वुमेन फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ एंड एक्सप्लॉयटेशन। इस तरीके से हमें सभी प्रकार के शोषण से स्त्रियों को मुक्त करना है। इसके बाद एक और आया आलोचनात्मक सिद्धांत है, दृष्टिकोण। आलोचनात्मक दृष्टिकोण। आलोचनात्मक दृष्टिकोण कहता है कि नागरिकों को हर प्रकार के उत्पीड़न और शोषण से बचाना है, हर नागरिक को। अब जैसे समाज में, हर समाज में किसी न किसी आधार पर किसी एक वर्ग का शोषण या उत्पीड़न होता रहा है या नहीं? जैसे हमारे देश में जाति के आधार पर शोषण उत्पीड़न, अगर आप वहीं पर अमेरिका जैसे या अफ्रीका में चले जाएं तो रंग के आधार पर शोषण और उत्पीड़न हो। तो हर मानव समाज में किसी न किसी आधार पर शोषण उत्पीड़न होता रहा है। तो आज स्थिति यह है कि हमें नागरिकों को शोषण और उत्पीड़न से मुक्त करना है, उन्हें ऊपर लेकर के आना है। तो एक दृष्टिकोण यह चल रहा है।
इसके बाद एक आया मानवतावादी दृष्टिकोण। अब राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नया एक अप्रोच मानवतावादी दृष्टिकोण आया। यह कहता है कि एक राष्ट्र का यह दायित्व है कि वो अपने समाज में हर प्रकार की हताशा, निराशा, भूख, बीमारी से मुक्त रखे। मतलब जितनी भी चीजें ये बनी हुई हैं जो मानवीय जीवन के लिए जरूरी हैं, बेसिक नीड्स राज्य का दायित्व है। अगर वो अपने समाज में बेसिक नीड को नहीं पैदा कर पाता है तो इसका मतलब है वो राष्ट्र सुरक्षित नहीं है। मतलब भूख, बीमारी, अवसाद, हताशा, निराशा, इन सब से मुक्त करना है। आप लोग तो नहीं होते हैं ना हताश, निराश, डिप्रेशन, डिस्पायर, ऐसा कुछ नहीं होते हैं। तो भूख, बीमारी, फ्रस्ट्रेशन, इन सब से मुक्त हैं आप। हाँ, तो इसका मतलब आप विकसित देश में रह रहे हैं, है ना, आप अच्छे देश में रह रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, कोई डिस्पायर नहीं है। इन सब से मुक्त रखना एक राष्ट्र का दायित्व है। वैसे हमारे देश में कोई फ्रस्ट्रेट पहले से भी नहीं होता था, ऐसा है कि नहीं? डिप्रेशन, विप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव, ये सब होता था क्या? अब दूसरों को देख देख करके होने लगा है। हाँ, नहीं तो पहले कहाँ, हमारे यहाँ ग्रामीण समाज है हमारा, 60-65% लोग अभी भी गांव में रहते हैं। तो जैसे ही कुछ थोड़ा बहुत होता था तो जाकर के गांव में चौपाल होता था, वहां बैठ गए, सारा फ्रस्ट्रेशन, डिस्पायर, सब कुछ दूर हो जाता था वहीं पर। है, ऐसा होता था या नहीं होता? तो हम सोच ही नहीं पाते थे। बोर शब्द का हिंदी नहीं है, क्योंकि बोर हम होते ही नहीं, ठीक है। अब धीरे धीरे होने लगे हैं। तो ये स्थिति है। इसके बाद आज एक और आया है 7वां दृष्टिकोण, जिसको पर्यावरणीय दृष्टिकोण कहा जाता है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण, इसमें हीट स्ट्रेस का आकलन किया गया है। हीट स्ट्रेस, बढ़ रही गर्मी और जलवायु या पर्यावरण के परिवर्तन से मानवता को नुकसान हो रहा है। आप ऐसे देखिए कि ग्लोबल जीडीपी का, विश्व के स्तर पर जीडीपी का लगभग 3.5% नुकसान होता है हीट स्ट्रेस के कारण से। कैसे होता है? जैसे बहुत अफराद गर्मी पड़ी है तो आपको काम करने में मन लगता है? अफराद गर्मी है, अब आप एयर कंडीशन में बैठ जाएं, चलो ठीक है, लेकिन एयर कंडीशंस कितने प्रतिशत लोगों के पास हैं? और एयर कंडीशन भी तो हीट जनरेट कर रहा है ना, उससे तो और नुकसान हो रहा है। हीट स्ट्रेस के कारण से ग्लोबल जीडीपी को 3-3.5% का नुकसान हो रहा है। हमारी वर्किंग एबिलिटी, अगर हम सर्दियों में काम करें तो 12 घंटे 13 घंटे आराम से काम कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं। और गर्मियों में गर्मी का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। तो एक तो वर्किंग कैपेसिटी हमारी कम हो जाती है गर्मी में। दूसरा, अभी आप देख लीजिए, ये सब अगर अवलांचेस आ रहे हैं, अगर लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तो कोई ना कोई कारण। अभी मैंने सुना है अंटार्कटिका में 2 बड़े बड़े ग्लेस आइसबर्ग टूटे हैं। अगर वो टूटे हैं तो कोई ना कोई समस्या है ना। अब वो टूट करके कभी बह करके हिंदुस्तान आ जाए तो ऐसा तो नहीं होगा ना? आएंगे, इक्वेटर की तरफ ही तो आएंगे ना धीरे धीरे आकर के। तो ये सब टूटते जा रहे हैं, तो मैंने सुना है कि बहुत सारे देश डूब जाएंगे कुछ दिनों बाद। अंडमान डूब जाएगा कब, कितने दिनों में? ठीक, तो अभी तो फिलहाल नहीं डूबेगा ना। तो ये हीट स्ट्रेस एनवायरनमेंट एक अप्रोच है। अब आप ये देखिए कि ये सारे दृष्टिकोण शामिल हो गए हैं राष्ट्रीय सुरक्षा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा व्यापक हो गया ना, कुछ बचा अभी कि जहां राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है। अब इन सभी को राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। अर्थात एक राष्ट्र का दायित्व है कि वो अपनी सीमाओं को तो सुरक्षित रखे ही रखे, प्लस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं आपके, उनकी रक्षा करे, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को विकसित करे। अगर आपकी डिप्लोमेसी और विदेश नीति सुरक्षित नहीं है ना, तो भी आप सुरक्षित नहीं है। स्त्रियों की सुरक्षा करे, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से किसी भी तरीके का अमानवीय दृष्टिकोण को समाप्त करे।
मानवतावादी दृष्टिकोण हो, हर प्रकार की हताशा, निराशा, भूख, बीमारी से उसको मुक्त रखा जाए, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट हो। ठीक है ना? अच्छा, पुरुषों की सुरक्षा नहीं है राष्ट्रीय सुरक्षा में? है। नारियों को स्पेशल हम थोड़ा एम्फेसिस देते हैं, बाकी यहां सब जगह पुरुषों की भी है, तो आप बिल्कुल निराश ना हो। हताशा, निराशा, भूख, बीमारी से पुरुषों की भी रक्षा होगी। ठीक है ना? तो इतने सारे आयाम आज हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में सब कुछ शामिल है। कुछ बचा राष्ट्रीय सुरक्षा में कि कौन कौन सी चीजें आई हैं, तो एक एक लाइन में आप लिख लो, कैसा रहेगा? वैसे तो आपको ध्यान रखना चाहिए इतने में ही, लेकिन फिर भी एक एक लाइन में आप लिख लो। राष्ट्रीय हेडिंग क्या बनाएंगे? राष्ट्रीय सुरक्षा के आयाम एवं व्यापकता। राष्ट्रीय सुरक्षा के आयाम एवं व्यापकता। फर्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम सीमाओं की रक्षा को ही राष्ट्रीय सुरक्षा माना जाता था और इसके लिए सैन्य शक्ति का अर्जन करना या सैन्य शक्ति को प्राप्त करना राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्य मांग थी। ठीक है? तो आप यहां पर सैन्य शक्ति और सीमाओं की रक्षा, दो बातों को कोट करना। दूसरा संरचनात्मक आयाम, अर्थात शासन की संरचनाओं, संविधान, संवैधानिक ढांचों, आदि की सुरक्षा। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, नेक्स्ट पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को विकसित कर विद्यमान विवादों का समाधान करना उदारवादी दृष्टिकोण के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा का अंग है। उदारवादी दृष्टिकोण के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा का अंग है। नेक्स्ट पॉइंट, नारियों को हर प्रकार की समस्या और शोषण से मुक्त रखना। नारियों को हर प्रकार की समस्या और शोषण से मुक्त रखना। नेक्स्ट, अपने क्षेत्राधिकार में निवासी नागरिकों को
हर प्रकार के शोषण और उत्पीड़न, उत्पीड़न मतलब ऑपरेशन से मुक्त रखना। हमारे देश में दोनों के लिए अलग से संविधान में व्यवस्था है। शोषण के लिए भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको मूल अधिकार के तौर पर प्राप्त है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में, ठीक है ना। इसके बाद हमने वर्ष 1995 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम भी बनाया था, जो शोषण से मुक्ति का आधार था, आर्टिकल 17 को आधार बना करके। ऑपरेशन को लेकर के, मतलब उत्पीड़न को लेकर के 1989 में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट ये बनाया गया था, जो किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को, और आज उसके दायरे को बढ़ा करके उसमें लगभग 44 सब्जेक्ट को शामिल कर दिया गया है, ताकि उनका उत्पीड़न ना हो सके, ठीक है ना। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का दायरा है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य के नागरिकों को भूख, बीमारी, अवसाद, हताशा और निराशा से मुक्त रखना आज राष्ट्रीय सुरक्षा का अपरिहार्य या अपरिहार्य काट दो, आवश्यक लक्ष्य है। नेक्स्ट पॉइंट, बढ़ रहे हीट स्ट्रेस ने लोगों की कार्यक्षमता को कम किया है, विगत कुछ दशकों से प्राकृतिक समस्याओं जैसे भूस्खलन, हिमस्खलन, भूकंप आदि में वृद्धि हुई है। जिससे सुरक्षा या जिससे मानव सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। अतः पर्यावरण की रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण आयाम है। ठीक है, अब बात आती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधा कैसे उत्पन्न होती है, कौन कौन बाधा उत्पन्न होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के स्तर कितने हैं। तो कोई भी देश, भारत सहित दुनिया का कोई भी देश, राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति तैयार करने में 3 स्तरों पर विचार करता है। एक तो सबसे पहले ये आंतरिक स्तर हो गया। आंतरिक, यहां पर हमें चर्चा करनी होती है कि हम किस तरीके से अपने आप को ठीक करें।
इसके बाद परिधि, जिसमें आप पड़ोसी देशों से उत्पन्न होने वाले संकट, और फिर वैश्विक स्तर पर उत्पन्न होने वाले संकट। वैश्विक है। अब एक राष्ट्र को या तो राष्ट्र के अंदर ही शत्रु विद्यमान होंगे, समस्याएं विद्यमान होंगी, कमजोरियां विद्यमान होंगी, जिससे वो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर पाएगा या उसे बाधा उत्पन्न होगी, या फिर पड़ोसी देशों के द्वारा आपको कोई ना कोई तनाव दिया जाएगा, उससे भी आपकी सुरक्षा बाधित होगी, या फिर विश्व शक्तियों के द्वारा, दुनिया के देशों के द्वारा आपको समस्या में डाला जाएगा, है ना। मतलब हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने में 3 स्तरों पर ध्यान रखते हैं। 3 स्तर कैसे? अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर इन तीनों स्तर को देखा जाए, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की सुरक्षा, तो एक हो गया सबसे पहले वैश्विक आयाम, एक हो गया क्षेत्रीय आयाम, और एक हो गया आंतरिक आयाम। राइट, ये होता है। अब वैसे तो अंतरराष्ट्रीय संबंध में आपने वैश्विक आयाम और क्षेत्रीय आयाम को पढ़ा, वहां पर देखा कि दुनिया के देश हमारी सुरक्षा को कैसे बाधित करते हैं और क्या काम करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा चर्चा आपको कर देता हूं। जैसे वैश्विक आयाम क्या करता है, हमें मेजर फोकस करना है कहां पर, यहां आंतरिक सुरक्षा पर। लेकिन यहां दुनिया के देशों ने हमारी आंतरिक सुरक्षा को कैसे नुकसान पहुंचाया। जैसे वैश्विक आयाम में 2 भागों में हम बांट लेते हैं, विश्व की महाशक्तियां और विश्व के संगठन, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। वैश्विक शक्तियां वो कैसे आपको नुकसान पहुंचाती हैं, और दूसरा, ये क्या ऐसे होने लगता, वैश्विक संगठन ये कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आप देखो, विश्व के देशों ने आपको हर दृष्टिकोण से समय समय पर नुकसान पहुंचाया। शुरू से देखें हम, जब हम पैदा हुए, मतलब हमारा देश पैदा हुआ 1947 में, हम आज़ाद हुए, तो आज़ादी के बाद से दुनिया के देशों ने हमारे संरचनात्मक दृष्टिकोण से हमारी सुरक्षा को बाधित करने का प्रयास किया। कैसे? एक तरफ यूएस आएगा या यूरोप के देश आएंगे, वो कहेंगे कि साहब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा अप्रोच, लिबरल इकोनॉमी ये बहुत अच्छी है, तो आप ऐसा करो कि इसी दृष्टिकोण से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करो। करेगा वो। दूसरी तरफ यूएसएसआर आएगा, वो कहेगा कि अरे साहब समाजवादी अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया अर्थव्यवस्था है, और जो तीसरी दुनिया के देश हैं, गरीब देश हैं, वहाँ राज्य शक्तिशाली होना चाहिए। तो आप इस दृष्टिकोण से अपने आप को, कुल मिलाकर के हम अपनी प्रकृति के अनुकूल डेवलप होना चाहते थे, लेकिन इन्होंने क्या करना शुरू किया, हमें अपनी प्रकृति के अनुकूल डेवलप करने के लिए नुकसान पहुंचाना शुरू किया। उसी समय से आपकी संस्कृति पर नुकसान पहुंचा, सांस्कृतिक मूल्यों पर पहुंचाया या नहीं वो, और आज देख सकते हैं उन्होंने आपके सांस्कृतिक मूल्यों को परिवर्तित किया, आपके पॉलिटिकल सिस्टम को परिवर्तित किया, आपके गवर्निंग सिस्टम को परिवर्तित किया। इनफैक्ट आप इतनी ऊर्जा नहीं जुटा पाए कि जो गवर्निंग सिस्टम आपने पहले अपनाया हुआ है था उसको आप बदल दें। आज भी पुलिस अधिनियम 1861 के आधार पर ही हम काम कर रहे हैं या नहीं, आप जाकर के हम सुधारने की। तो आप बताइए कि क्या हमारे पास पुलिस को मैनेज करने के लिए कानून बनाने की क्षमता नहीं थी? थी, लेकिन हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम एडिक्ट हो गए। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे आप लोग पिज्जा खाने के लिए एडिक्ट हो जाते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीने के एडिक्ट हो जाते हैं ना। जितने भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना या पिज्जा खाते हैं, वो देश के दुश्मन है, शत्रु। हाँ, क्योंकि वो अपने शत्रु हैं।
स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वो खाना पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो खाद्यान्न के दृष्टिकोण से उन्होंने आपको भर दिया कि अरे साहब पिज्जा बड़ा स्वादिष्ट होता है, कैसा दिखाते हैं डिजाइन बना करके, दिखाते हैं या नहीं, ऐसा बहुत अच्छा है, तो आप उसको खाती हो। हाँ, मुंह ऐसे कर रही थी ना वो, ऐसा, तो मुझे लगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है इसके अंदर अभी, है ना, तो अब मत खाना, ठीक है ना। हाँ, दाल रोटी खाया करो, ज़्यादा बढ़िया वही है। तो ऐसे हम कुल मिलाकर के वैश्विक शक्तियों ने, इसके बाद आप देखो जब हम सक्षम हुए, WTO आया। WTO में जाने के लायक थे क्या हम उस समय, जब हमें WTO में जाना पड़ा। WTO के माध्यम से हमारा बाजार तो उन्होंने खोल दिया, और तब हम सक्षम नहीं थे अपनी वस्तुओं को निर्मित करने में। सारी वस्तुएं कहां छा गई, हमारे देश में आ गई। आपके पास प्रोडक्शन रेट इतना था ही नहीं, क्योंकि आपका टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो ज्यादातर किसकी बिकेंगे। उदाहरण के तौर पर हम करघा का बना हुआ कपड़ा बेचते थे, और जब उधर से मशीन का बना हुआ कपड़ा और सस्ता आएगा, तो लोग सबसे पहले क्या खरीदना चाहेंगे, सस्ता खरीदेंगे, और वो सस्ता खरीदेंगे। रिजल्ट, सक्षमता के पहले, ठीक है ना, आप खूब भाषण देते रहे कि साहब समय से पहले विवाह नहीं करना है, समय से पहले विवाह नहीं करना है, और आपने क्या कर दिया, समय से पहले ऐसे देशों के साथ आपने रिलेशन बना लिए जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को आपके ऊपर थोप दिया। प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, ये विश्व शक्तियों ने किया। वहीं रही बात ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस की, तो जितने भी वैश्विक संगठन हैं, क्या इन वैश्विक संगठनों में उन्हीं का प्रभाव था, तो उन्होंने भी आपका, उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण समझ लेते हैं। वर्ष 2008 में अनक्लोज कानून है पूरी दुनिया के लिए। अनक्लोज कानून का मतलब समझते हैं, समुद्री कानून है, और उस समुद्री कानून में यह कहा गया है कि प्रत्येक देश के सराउंडिंग 12 नॉटिकल माइल तक उसका संप्रभु अधिकार है ऐसा या नहीं है, ठीक है। यह नियम सबके लिए है या कुछ देशों के लिए है, सबके लिए है, क्योंकि यह ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यह हमारे विरुद्ध कैसे रहा, देखो, यह भारत है, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, राइट। अनक्लोज कानून, अब हम थोड़ा सा लंबे हैं, हमारी स्थिति ऐसी है, तो स्वभाव था कि मेरे बारे में मत सोचना, हमारा देश। अब 12 नॉटिकल माइल का मतलब यह हुआ कि आपकी संप्रभु सीमा समुद्र पर इतनी हो गई या नहीं हुई। अब इनकी फितरत इतनी है, तो इसमें हमारा दोष है क्या कोई, या इनको इतना ही क्षेत्र मिल रहा है तो इसमें हमारा कोई दोष है क्या। इन्होंने जाकर के मुकदमा दर्ज किया यूनाइटेड नेशंस में, इंटरनेशनल कोर्ट में, कि साहब ये बंगाल की खाड़ी को ना पूरे को 3 भागों में बांट दो, और ये नियम ठीक नहीं। और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको 3 भागों में बांट दिया। आज ये नियम लागू नहीं होता, और इनफैक्ट हमें कम मिला है, बांग्लादेश और म्यांमार को ज्यादा मिला है। क्या वैश्विक संगठनों ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके आपका शोषण नहीं किया या नहीं किया। तो ये ऐसा क्यों कर पाए, आप ये भी सोचो कि आखिर ऐसा क्यों, हमने इसका विरोध क्यों नहीं किया। क्योंकि आपकी परिस्थितियां ऐसी बनती रही कि आपने विरोध करना मुनासिब नहीं समझा। तो कई बार ऐसा हुआ, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से आपकी व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया, या आपको एक प्रकार से आपको ऐसा वस्तु समझा गया कि इसका उपयोग करना चाहिए, और यह बना रहा। आज भी वैश्विक स्तर पर बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं, जैसे आप अभी देखो कि ग्लोबल गवर्नेंस इंडिकेटर है ना, ग्लोबल गवर्नेंस इंडिकेटर्स में यह कहा गया कि भारत का लोकतंत्र या डेमोक्रेटिक सॉवरेनिटी कमजोर पड़ रही है। कैसे पता उनको कैसे पता कि हमारा डेमोक्रेसी कमजोर पड़ रहा है क्या, आप खुद बताओ। किसी भी तौर पर कम पड़ रहा है, वो डिसाइड करेंगे कि हमारी डेमोक्रेसी कैसी है। ग्लोबल गवर्नेंस इंडिकेटर्स में यह आया कि ग्लोबल सॉवरेनिटी या डेमोक्रेटिक सॉवरेनिटी कमजोर पड़ रही है। कारण क्या था उनको करने का,
भारत ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया। ऐसा करने से एक वर्ग विशेष की आत्मा को ठेस पहुंचा, ठीक है ना? हमारे हित में था तो हमने ठेस पहुंचाया ना, ठीक है ना? तो आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? हमारे देश की 250 करोड़ की पॉपुलेशन तो ये कह रही है कि ठीक है साहब 370 हटा, हमारे लिए अच्छे है, लेकिन आप डिसाइड करने वाले कौन है? और आप ये घोषणा करेंगे कि वहां तो लोकतंत्र कमजोर हो। लोकतंत्र कमजोर होने का ये कारण 370, ठीक है ना? भारत ने अपस्पा को लागू किया है। अरे भाई इनसिक्योरिटी है, वहां पर वायलेंस है, तो अपस्पा लागू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इंटरनेट शट डाउन करता है भारत, इसलिए लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, ठीक है ना? अब इंटरनेट शट डाउन ना करें और हम अपने यहां पर आपदा फैला दें, तब आपको बड़ा मजा आएगा। इंटरनेट शट डाउन क्या हम शौक से करते हैं? नहीं करते ना। हमें भी पता है कि इंटरनेट शट डाउन करने से दुनिया, भारत के बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। अरे भाई पेन किलर कोई खाना चाहता है क्या? लेकिन पेन असहनीय हो जाए तो मजबूरी हो जाती है, खाना पड़ जाता है। तो इंटरनेट शट डाउन एक पेन किलर है। अब उससे हो सकता है शरीर के कुछ अंगों को नुकसान होगा, बहुत सारी समस्याएं ऐसी उत्पन्न होती हैं, तो ना चाह करके भी हमें ऐसा करना पड़ता है। लेकिन उसी को वो लोग क्या कह देते हैं कि ये डेमोक्रेसी को नुकसान हो रहा है, ठीक है ना? और फिर हमारे देश में भी बैठे हुए कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अरे साहब लोकतंत्र का स्तर तो 10 पॉइंट नीचे चला गया, ठीक है ना? भारत में लोकतंत्र, भारत में तो तानाशाही आ रही है, संविधान के आधार पर शासन करना नहीं चल रहा है। अभी देखो, अभी रिसेंटली बात क्या हुई, ऐसे ये दुनिया हमें नुकसान पहुंचाती है। अभी मानसून सत्र का आयोजन किया गया, ठीक है? मानसून सत्र में 23 कानून पारित हुए, 3 घंटे भी चर्चा नहीं हुई। तो अब इसका 2 तरीके का चर्चा क्यों नहीं हुई? क्या सरकार ने इनवाइट नहीं किया चर्चा करने के लिए, या चर्चा करने में आप गए नहीं? दोनों प्रॉब्लम्स थे, दोनों बातों को करना चाहिए ना। आखिर दोनों, सरकार ने आपको इनवाइट नहीं किया चर्चा करने के लिए, या आप चर्चा करने गए नहीं, या आपके पास चर्चा करने का मादा नहीं है। विधेयक में चर्चा करने का मादा होना चाहिए, और विधेयक में पार्लियामेंट हाउस में बैठे हुए 545 लोगों में से 45 लोगों को विधेयक पर चर्चा करने की मादा नहीं है, तो वो जाएंगे? 500 लोग तो नहीं जाना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं कि विधेयक है क्या। अब वो आ गया पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, उनको डेटा प्रोटेक्शन ही नहीं पता, तो क्या कर लेंगे वो चर्चा? प्रॉब्लम ये है ना। और जब प्रॉब्लम यह है तो सब चर्चा नहीं हुई, 3 घंटे में 23 विधेयक पारित हो गए। तो जो चर्चा करने लायक था उसी ने विधेयक फॉर्मेट किया था, तो पारित हो ही जाना है। तो सबसे पहली बात तो आप अपने स्किल को डेवलप करिए ना। चलो ठीक है, हमारे घर का मामला है। वॉशिंगटन पोस्ट में निकलता है कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, बिना किसी कारण से विधेयक पारित हो जाते हैं, उसमें चर्चा नहीं होती। अरे भाई साहब, हमारे लोगों में चर्चा करो ना, वो चर्चा करने लायक ही नहीं है, ठीक है ना? इनविटेशन तो दिया था हमने, लेकिन वो आए नहीं चर्चा करने के लिए। और वो जो एक बिल आया था ना, वो दिल्ली का गवर्नेंस का लेकर के, उसमें 5 घंटे चर्चा हुई थी। तो बिल चर्चा इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि बिल्स को राजनीतिक बना दिया जाता है। वही इससे पहले क्या होता था, होती थी एक एक विधेयक में चर्चा होती थी, चर्चा लोग सुनते थे, काम करते थे, सीखते थे। अब तो विधेयक ही पारित नहीं होते उस ढंग से। पूरा जो 10 चरण का प्रोसेस है हमारा, वही पूरा पारित नहीं। विधेयक आया 3 मिनट में पारित हो जाता, 3 मिनट में। तो इससे लोकतंत्र कमजोर नहीं हुआ, इससे प्रोसीडिंग कमजोर हुई, और हमारे देश में जागरूकता फैलाने। लेकिन चलो ये हमारे अपना मामला है, उनको भाषण देने की जरूरत थी क्या? नहीं है ना, वो ज्यादा भाषण दे रहे हैं, हमारे लोग थोड़ा कम देते हैं। विपक्ष ने एक भी बात नहीं किया कि हमने चर्चा नहीं की, ठीक है ना? क्योंकि उनको पता है कि हम चर्चा करने गए ही नहीं, तो हम चर्चा करने गए ही नहीं तो हम क्यों बोलें? लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट में भाषण दिया जाएगा कि साहब बिना चर्चा के विधेयक पारित हो गए। तो वैश्विक दृष्टिकोण से इन्होंने हमारे ऊपर, हमारी विचारधारा, हमारी व्हाइट मैन्स बर्डन, मतलब बंजारों की संस्कृति है। बंजारों, भाई साहब आप पैदा भी नहीं हुए थे जब हमारी संस्कृति डेवलप हो गई थी, ऐसा है या नहीं है? लेकिन समस्या है कि हम भी उनका सपोर्ट करना शुरू कर देते। तो ये कुछ बातें हैं। सहायता जब हम लेते थे विदेशी, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, हर तीसरी दुनिया का देश, हर गरीब देश सहायता चाहेगा या नहीं, तो शर्तों पर सहायता देते थे।
कंडीशन, जैसे आज चाइना कर रहा है ना, चाइना जो क्रेडिट डेप्ट डिप्लोमेसी हम उसकी आलोचना करते हैं, उस समय अमेरिका और यूरोप के देश हमें भी कैसे देते थे, शर्तों पर, कि आप ऐसा है कि ये हम आपको आर्थिक सहायता दे रहे हैं और इस आर्थिक सहायता का प्रयोग आप इन इन क्षेत्रों में करेंगे, जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाते थे। तो ये होता था। इसके बाद शैक्षिक औपनिवेशिकता बनी रही, ये इनका कारण था, शैक्षिक औपनिवेशिकता। आप ये देखो, दुनिया, हिंदुस्तान में अंग्रेजी का प्रभाव सबसे ज्यादा है, जबकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है या नहीं है? हम सब, और हिंदी का प्रभाव, अगर ये अंग्रेजी इतनी महत्वपूर्ण होती, इसका मतलब है जापान और चीन का तो डेवलपमेंट होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उनसे ज्यादा अंग्रेजी तो हमें आती ही आती है। आती कि नहीं आती? जापानियों से और चाइनीज से अंग्रेजी ज्यादा हमें आती है, लेकिन उनकी इकोनॉमी हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। इसका मतलब है कि हमने अपनी भाषा को तरजीह नहीं दी है। अदरवाइज हम सॉफ्टवेयर के अपनी भाषा में डेवलप नहीं कर सकते थे, अब तो कर रहे हैं ना। इसको कहते हैं कि लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म बना करके रखा हमारे ऊपर शुरुआती दौर से, और आज भी हमारा संविधान अंग्रेजी में ही है। तो इन्होंने काम किया। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, प्रशासनिक राजनीतिक, फ्रांस फैनन कहता है कि बौद्धिक गुलामी से मुक्त होना होगा, तब तीसरी दुनिया के देश आगे बढ़ेंगे। बौद्धिक गुलामी, वो अब ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति आपके बगल में बैठा हो तो वो कहे कि साहब मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, बहुत होशियार, मतलब मुझसे बड़ा बुद्धिजीवी तो नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि बहुत बुद्धिजीवी हो ये, तो आप थोड़ा वो रहेंगे। उन्होंने इतना अपने आप को बुद्धिजीवी कह डाला ना कि हमें लगा कि हम कम बुद्धिजीवी हैं। ठीक है, हमें ऐसा लगा। तो ऐसा कई बार ऐसा होता होगा कि बहुत कुछ लोग मिलते होंगे आपको जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं, होते वो नालायक टाइप के हैं बेसिकली। तो फ्रांस फैनन, समीर अमीन जैसे विद्वानों ने कहा है कि जब तक आप इनके साथ संबंध रखोगे ना, तब तक आपका ये कॉन्फिडेंस डेवलप होने ही नहीं देंगे, और आपको लगेगा कि नहीं ये ज्यादा होशियार है, हम कमजोर हैं। तो इन्होंने कुल मिलाकर के आपके शरीर पर आक्रमण नहीं किया फिजिकली, इन्होंने कहां आक्रमण किया? हां, आपके सिस्टम में। और सिस्टम के माध्यम से इन्होंने आपकी संस्कृति, आपका प्रशासन, आपका गवर्नेंस, आपका डेमोक्रेसी अपनी प्रकृति के अनुकूल बनाने का कोशिश किया। ठीक है ना, ये सब कुछ आप अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पढ़ चुके हैं। अब बात आई क्षेत्रीय आयाम, ये फिजिकली अटैक करते हैं। यहां पर एक टॉपिक आएगा हमारा सीमा प्रबंधन। ठीक है ना, अब हम सीमा प्रबंधन, लेकिन इस सीमा प्रबंधन को पढ़ने से पहले इनसे सुरक्षा करने के लिए हमारे पास उपकरण क्या क्या है, औजार क्या क्या हैं, उनके बारे में थोड़ा चर्चा हमें करना चाहिए। तो मैं डिफेंस में हमारे पास क्या क्या औजार हैं उनको पहले पढ़े बिना हम, क्योंकि इसे समझ में नहीं आएगा, तो पहले हम क्या देख लेते हैं कि हमारे पास हथियार क्या क्या हैं इनके द्वारा होने वाले आक्रमण से रुकने के लिए। तो डिफेंस, यहां पर हम इस तरीके से पढ़ेंगे। यह हमारा पहला टॉपिक होगा सिक्योरिटी का। पूरा इन्वॉल्वमेंट जान लिया कि कौन कैसे कैसे नुकसान हमको पहुंचाता रहा है और हम कैसे अपनी सिक्योरिटी को सुरक्षित करेंगे, वो ये हुआ। तो डिफेंस, रक्षा, ये अर्थ आप जान लिए। रक्षा का अर्थ क्या है, मैंने आपको सारे दृष्टिकोण, राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा क्या है, क्षेत्रीय स्तर पर सुरक्षा क्या है, वैश्विक स्तर पर क्या है, सारी बातें हमने चर्चा कर ली। अब भारत में रक्षा के संबंध में इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, आधारभूत ढांचा क्या है, ये चीज हमको पढ़ना है। तो बताइए कौन कौन सा आधारभूत ढांचा है आपके पास? रक्षा का आधारभूत ढांचा, ये टॉपिक ये बना के रखना। इसी क्रम में हम लोग, तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं कि हमारे पास रक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, रक्षा संबंधी आधारभूत ढांचा। इसमें
सबसे पहले हम 3 स्तर पर इसको बांट लेते हैं। एक तो हमारे पास सेना है। 3 प्रकार की सेनाएं होती हैं जो बाहर से रक्षा करेंगी, सेना। दूसरा हमारे पास सीएपीएफ है। सीएपीएफ मतलब केंद्रीय पुलिस बल, यह है। और तीसरा हमारे पास राज्य पुलिस है ना। ये सबकी जरूरत पड़ती है। सीएपीएफ को हम 2 भागों में बांट करके देखेंगे। एक तो हमारे पास सीमा सुरक्षा बल है, सीमा रक्षा बल, जहां पर आप आईटीबीपी, बीपी और एसएसबी, या और इससे पहले चले जाएं तो असम राइफल, असम राइफल, और इसके बाद बीएसएफ, ये सब सीमा रक्षा बल है। इसके बाद आंतरिक रक्षा बल है, आंतरिक रक्षा बल, जहां पर आपके पास सीआरपीएफ है ना, सीआरपीएफ है, आपके पास सीआईएसएफ है, और आपके पास केंद्रीय रेल पुलिस है, सीआरपी, रेल पुलिस है। ये आंतरिक क्षेत्र में काम करते हैं। इसके बाद हर राज्य के पास एक पुलिस है। तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके साथ फिर एक और काम है, आसूचना एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं जो केंद्रीय स्तर पर काम करती हैं, जिनको क्या कहा जाएगा, आसूचना एजेंसियां। बहुत सारी आसूचना एजेंसियां हैं, ये बहुत जरूरी होती हैं, जो देश की रक्षा में काम करती हैं। तो ये तंत्र है हमारा। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें जानना है। सेना के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि क्या है। 3 सेनाएं हैं इसमें हमें, क्योंकि सेना जितना जानना है उतना बता देता हूं। एक तो हमारे पास थल सेना है ना, हाँ, और एक हमारे पास जल सेना है, ऐसा मैंने सुना है। अच्छा, और एक हमारे पास है वायुसेना, वायुसेना। तो ये 3 सेनाएं हैं, और तीनों सेनाओं को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 25 लाख ट्रूप्स हैं, सैन्यकर्मी हमारे पास है। तो दुनिया की एक तीसरी बड़ी सेना स्वतंत्र सेना है। सेना 4 काम करती है कुल। एक तो बाह्य आक्रमण से देश की सुरक्षा करना, युद्ध से देश की सुरक्षा करना, आक्रांताओं से सुरक्षा करना, देश के आंतरिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले आकस्मिक असंतोष से देश की रक्षा करना, जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं में रक्षा करना, या आकस्मिक तौर पर कोई समस्या उत्पन्न हो जाए वो। और चौथा काम होता है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भागीदारी करना। तो सेना के मैंडेट में 4 काम है। कौन कौन से? बाह्य शत्रुओं से देश की रक्षा करना, आक्रमण से, युद्ध से रक्षा करना, देश के अंदर उत्पन्न होने वाले आकस्मिक समस्याएं, चाहे वो मानवीय हो चाहे वो प्राकृतिक हो। जैसे कई बार आपने नेचुरल डिजास्टर्स में भी सेना को देखा होगा, वो पहुंच जाते हैं, उनकी रक्षा करना। इन तीनों सेनाओं, बस आपको इतना ही जानना है कि क्या क्या है। तीनों सेनाओं के 4 काम हैं। पहला, देश की युद्ध से रक्षा, बाह्य आक्रमण से रक्षा, बाह्य आक्रमण। युद्ध और बाह्य आक्रमण में अंतर होता है, इसलिए 2 शब्द हमने लिखे। जैसे युद्ध घोषित होता है, बाह्य आक्रमण जरूरी नहीं है कि घोषित हो। जैसे 1962 में चीन ने युद्ध किया था, और 1971 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया था। आप जब इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ते होंगे, वहां ये शब्द आपको सुनने को मिलते होंगे।
तो बाह्य आक्रमण है, प्लस आंतरिक क्षेत्रों में उत्पन्न आकस्मिक समस्याएं ये प्राकृतिक और ये अनडिफाइंड है, इनका कोई डेफिनेशन नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम उनको बुला लेंगे। और चौथा काम है इनका यूनाइटेड नेशंस यूएनओ शांति निर्वहन प्रक्रिया या संक्रिया, शांति निर्वहन संक्रिया में भागीदारी करना। ये काम हमारी ये तीनों सेनाएं करती हैं। इनके बारे में आपको केवल इतना जानना है, क्योंकि जो जानना है सीएपीएफ है, जैसे कि हमने इंटीग्रेशन करना शुरू कर दिया है अपनी सेनाओं का, कैसे कैसे काम करते हैं। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ने में हमें वक्त लगाएं वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमारी, क्योंकि यहां पर हम क्या सुधार कर रहे हैं वो मायने रखेगा, राइट। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन तो एक तो हमारे पास ये है। सीएपीएफ के बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे, क्योंकि ये आप लोग जानते नहीं होंगे कि सीएपीएफ में क्या क्या कौन कौन सी चीजें हैं। तो उनके बारे में थोड़ा, हर सीएपीएफ के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता देता हूं, कैसा रहेगा। सेना के बारे में आपको इतना ही जानना था। सीएपीएफ मतलब केंद्रीय सुरक्षा बल, और केंद्रीय सुरक्षा बल केंद्र के नियंत्रण में काम करता है। हमारे पास दो तरीके के हैं, एक तो सीमा रक्षा बल है, जिसमें से सबसे पहला है असम राइफल्स। असम राइफल्स ब्रिटिश पीरियड में बना था 1835 में, कैचर लेवी के तौर पर, कैचर लेवी के तौर पर यह बनाया गया, जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में सक्रिय था। इसके बाद अंग्रेज चले गए 1835 से लेकर के, और ये चलता रहा बहुत दिनों तक। 1917 में इसका नाम बदल करके असम राइफल कर दिया गया। 1917 से असम राइफल्स ये काम कर रहा है। आज लगभग 46 बटालियंस हैं असम राइफल्स पर जो काम कर रही हैं। अच्छा बल है हमारा, शिलांग में इसका हेड ऑफिस है। तो एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। वर्ष 2001 में हमने एक सीमा एक बल कानून पारित किया था। एक सीमा एक बल, उसमें सभी बलों को, जितने भी हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस थे, उनको एक एक क्षेत्र निर्धारित कर दिया कि आप इस क्षेत्र की सुरक्षा करेंगे, आप इस क्षेत्र की। जैसे असम राइफल को म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा करने का दायित्व मिला। ये किसकी रक्षा करता है? म्यांमार सीमा की रक्षा करता है। इसको कई अच्छे सम्मानजनक नामों से पुकारा जाता है, जैसे पूर्वोत्तर का प्रहरी, पहाड़ियों का मित्र, इस तरीके का। तो उस क्षेत्र में ये सभी तरीके की समस्याओं से लोगों को सुरक्षित रखता है। जैसे कि कोई बरसात के टाइम में आप पहाड़ी, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए ना, तो मिसामी रेंज है वो, और उसकी पहाड़ियां बड़ी पतली पतली सी कटी फटी जैसी होती हैं, बहुत सारी हाइट्स है। वहां देखेंगे कि ऊपर एक आदमी अपना घर बना करके टंगा हुआ है, वो वहीं अकेले रह रहा है, या एक परिवार पूरा रह रहा है। अब बारिश हो रही है, बहुत सारी समस्याएं हैं, उस तक खाना पहुंचाना है या उसको राशन पहुंचाना है, तो कौन पहुंचाता है? असम राइफल्स। तो बड़ा बढ़िया काम ये करते हैं। और इनकी एक समस्या है। समस्या ये है कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो तो गृह मंत्रालय के पास है, और ऑपरेशनल कंट्रोल डिफेंस मिनिस्ट्री के पास है। प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय, और परिचालनात्मक नियंत्रण रक्षा मंत्रालय। ऐसी स्थिति में इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई हैं। इसको लेकर के असंतोष प्रकट कर, क्योंकि गृह मंत्रालय के नेतृत्व में जो काम करेगा उसे केंद्रीय पुलिस बल कहा जाएगा, और उसे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा जो सेना को मिलता है। मिलता है या नहीं? अब मान लीजिए कि असम राइफल्स का कोई व्यक्ति शहीद हो गया, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए ना, लेकिन इसको नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि ये गृह मंत्रालय तो आंतरिक पुलिस है ना,
काम करवा रहे हो आप बाह्य पुलिस का, सेना का, और वेतन भत्ते उपलब्धियां परिलब्धियां सम्मान सब कुछ किसका दे रहे हो? एक पुलिस का। तो उनका असंतोष रहेगा। हमेशा से इन्होंने ये विरोध किया है कि भाई साहब ये इनको बीच में जो बनाए हुए हो ना, ये बात ठीक नहीं, या तो इधर का कर दो या उधर का कर दो। तो ऑपरेशनल नियंत्रण डिफेंस का है इनके ऊपर, और तनख्वाह वेतन भत्ते इनको कौन देता है? गृह मंत्रालय के। तो स्वभावतः इनकी तनख्वाह, इनका रिस्पेक्ट। अब जैसे आप देखो, हर मनुष्य मानवीय सुविधाओं की जरूरत महसूस करता है या नहीं? जैसे सेना है, उसके अपने अस्पताल होते हैं। तो अगर सेना का कोई व्यक्ति बीमार हो जाएगा तो डिफेंस के अपने अस्पताल हैं, सारी सुविधाएं उसको वहां मिलेंगी। इनके कोई अस्पताल नहीं होते। कॉमन सामान्य अस्पतालों में इनको, सरकारी अस्पतालों में भर्ती करवाया जाता है। वहीं पर ये भले ही वो सरकार देती है, खर्चा सरकार देती है, लेकिन सामान्य अस्पताल तो सामान्य अस्पताल है। सामान्य तरीके से वो ठीक है, वो सामान्य अस्पताल और ज्यादा योग्य हो, लेकिन सारी सुविधाएं तो अलग है ना। डॉक्यूमेंटेशन उनको करना होगा, पहले बिलिंग्स करवानी होगी, पैसा पहले खुद देंगे, बाद में सरकार देगी। समस्या आएगी या नहीं आएगी? बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा इन्हें अपना खुद निपटना पड़ता है। सरकार एक निर्धारित मात्रा में देती है, जबकि डिफेंस के अपने स्कूल हैं, वहां पर अपने। तो डिफेंस की सुविधाएं इन्हें नहीं मिलती हैं, और काम किसका करना होता है? डिफेंस का। तो असम राइफल की यह प्रॉब्लम है। थोड़ा थोड़ा मैं बोल देता हूं और इसके बाद मैं थोड़े थोड़े लिखवा भी दूंगा, कैसा रहेगा? हाँ। तो एक तो साहब ये हो गया असम राइफल्स के बारे में, या एक एक करके लिखते जाए? एक एक करके ना, लिख लो एक एक करके, हमको क्या प्रॉब्लम है। एक एक करके अगर आपको लिखना है तो आपकी मर्जी। क्यों मनुष्य है? तो सबसे पहले आप लिख लो केंद्रीय सुरक्षा बल में असम राइफल्स। फर्स्ट पॉइंट, असम राइफल का गठन 1835 में कैचर लेवी के नाम से किया गया। कैचर लेवी के नाम से किया गया, और 1917 में इसका नाम बदलकर असम राइफल कर दिया गया। असम राइफल कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, यह देश का सबसे पुराना बल है। जिसमें आज 46 बटालियन काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक सीमा एक बल सिद्धांत के तहत एक बल एक सीमा सिद्धांत के तहत इसे म्यांमार सीमा की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इस बल को पूर्वोत्तर का प्रहरी एवं पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, इस बल की लंबे समय से मांग रही है कि इसके प्रशासनिक नेतृत्व एवं परिचालनात्मक नेतृत्व, ऑपरेशनल परिचालनात्मक नेतृत्व को एक मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया जाए। ब्रैकेट में लिख देना या ऐसे लिख लो, विदित हो कि असम राइफल का प्रशासनिक नेतृत्व गृह मंत्रालय द्वारा तथा परिचालनात्मक नेतृत्व रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं सारे जितने भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं उनके काम एक साथ लिखवा दूंगा, सबके काम एक जैसे हैं। ठीक है, जितने भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके सारे के काम, तो जिनकी स्पेसिफिक है वो अलग अलग हम कर लेते हैं और काम सारे के एक जगह कर लेंगे। कैसा रहेगा? ठीक रहेगा। तो अभी यहां एक प्रश्न लिख लो असम राइफल्स का, लेकिन उत्तर अभी नहीं बनेगा। उत्तर बनेगा जब हम काम या सारे सिक्योरिटी फोर्सेस में पढ़ लेंगे तब। लेकिन प्रश्न आप रख लो, क्योंकि फिर बाद में प्रश्न हमें ध्यान नहीं रहेगा। असम राइफल या भारत की आंतरिक सुरक्षा, ऐसे लोग भारत की आंतरिक सुरक्षा में असम राइफल द्वारा निभाई गई भूमिका की विवेचना कीजिए। साथ ही इस बल के दोहरे नियंत्रण की संरचना के मुद्दे पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो भूमिका तो अभी आपको पता नहीं है। वैसे मोटा मोटी आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों की सुरक्षा का दायित्व उनके पास होता है, हर प्रकार से ये रक्षा करते हैं। तो एक तो हमारा हुआ असम राइफल्स, इसके बाद एक हुआ पुराना आईटीबीपी है। 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो हमें यह महसूस हुआ कि चीन बॉर्डर पर सेना की मदद करने के लिए, सेना का सहयोग करने के लिए उस सीमा क्षेत्र के जानकारों का एक समूह होना चाहिए। एक सेना हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जो वहां के लैंडफॉर्म्स के बारे में, वहां के सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में, जो लोग वहां रह रहे हैं उसके बारे में जानकारी रखे। तो युद्ध के दौरान ही हमने आईटीबीपी का गठन कर दिया था। 24 अक्टूबर सन 1962 को आईटीबीपी का गठन हुआ। 21 अक्टूबर को युद्ध शुरू हुआ था।
तो 2-3 दिन बाद ही आईटीबीपी का गठन कर दिया गया और बहुत सारे लोग रख दिए गए। आज आईटीबीपी बहुत सक्षम है पूरे के पूरे चीन बॉर्डर में। एक सीमा एक बल सिद्धांत पर चीन बॉर्डर पर यह काम करती है। ये आपका लद्दाख का काराकोरम राजमार्ग है ना, वहां से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश के चांगलैंग, तीरप, इन सब में एक दर्रा है दिपहुला, है ना, एंड ईस्टर्न दर्रा है हमारा ये, वहां तक ये फैला हुआ है। बहुत बढ़िया से काम करते हैं ये। लगभग 49 बटालियंस हैं इनके पास में। इनके जो ट्रूप्स हैं वो 21,000 फीट की ऊंचाई पर काम करते हैं। इन्हें हिमवीर भी कहा जाता है। हिमवीर तो एक अच्छे योद्धा है। अफगानिस्तान दूतावास की रक्षा का दायित्व भी इन्हीं के पास है। 2014 से ये कर रहे हैं। अगर आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जाएं तो भी आपको यही सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। उनकी यात्रा में सभी तरीके की सुविधाएं ये देते हैं। तो हमारे पास एक अच्छा बल आईटीबीपी भी है। आपदा प्रबंधन में इनकी अच्छी खासी भूमिका है आजकल। और केदारनाथ त्रासदी में आपने देखा था 2013 में ना, इन्होंने अच्छी भूमिका आपके एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से मिलकर के की थी। एनडीआरएफ में भी आईटीबीपी की 2 बटालियन है जो उनके साथ काम करती हैं। तो ये एक अच्छा सैन्य बल है हमारा जो काम करता है। इसकी कुछ भूमिकाएं रही हैं, जैसे कि स्टैंड ऑफ 2017, जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था चीन के साथ में हमारी सेना का, तो आईटीबीपी ने वहां पर डक करके काम किया था। वहां सेना की जरूरत हमें पड़ी नहीं और उन्होंने उनको खदेड़ दिया। तो अच्छा है। और मेरे व्यक्तिगत संबंध बड़े अच्छे हैं इनके साथ, आईटीबीपी के साथ में। तो बहुत बार, 3-4 बार मैंने आईटीबीपी को संबोधित किया है और उन्हें बताया है कि युद्ध कैसे लड़ना है। अब आप कहेंगे एक सिविलियंस युद्ध कैसे लड़ना है ये उनको सिखाएगा? हाँ, ऐसा हमने किया है। कौन से लैंड फॉर्म्स में कैसे हमें काम करना होता है, कैसे हम काम करते हैं। तो 3-4 बार मैंने ऐसा किया है। और KN5 में जा कर के, नाथुला में जा कर के वहाँ पर भी किया है। फिर काला पानी में जा कर के वहाँ पर भी किया है। ऐसे इनको बहुत सारे लोग जो अधिकारी होते हैं उनको बताया मैंने कि ऐसे काम करना है हमें। मैं आपको क्यों बताऊं कि मैंने क्या बताया? यही कुछ बताया होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख लो फटाफट। आईटीबीपी तो भारत चीन, फर्स्ट पॉइंट, भारत चीन युद्ध के दौरान 24 अक्टूबर वर्ष 1962, 24 अक्टूबर 1962 को इसका गठन किया गया। एक सीमा एक बल सिद्धांत, नेक्स्ट पॉइंट, एक सीमा एक बल सिद्धांत के तहत चीन सीमा की रक्षा इनका दायित्व है। इनका दायित्व है। नेक्स्ट पॉइंट, आईटीबीपी अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास की रक्षा करता है तथा कैलाश मानसरोवर यात्रा में यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा एवं प्रबंधन करता है। ठीक, एक पॉइंट और लिख लीजिए।
केदारनाथ त्रासदी के दौरान आपदा प्रबंधन और डोकलम में भारत चीन सीमा तनाव के दौरान आईटीबीपी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब साहब एक और आता है एसएसबी। ये भी उसी समय हमें जरूरत महसूस हुई जब चीन के साथ युद्ध लड़ रहे थे। हालांकि युद्ध खत्म हो गया और इसके बाद फिर हमने एक स्पेशल सर्विस फोर्स के तौर पर एसएसबी को, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, इसका नाम ही पहले यही रखा गया था, विशेष सेवा ब्यूरो, विशेष सेवा ब्यूरो, इसको बनाया गया 1963 में। और ये भी गुप्त परिचालन करने के लिए, चीन बॉर्डर में काम करने के लिए एसएसबी का गठन किया। इसके बाद ये काम करता रहा और आज इसको दायित्व सौंपा है नेपाल और भूटान बॉर्डर में। ये सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में भागीदारी करता है। ये एक ऐसा पहला बल है जहां सबसे पहली बार एक बटालियंस के तौर पर महिलाओं की भर्ती की गई थी। तो ये ज़रूरत भी था क्योंकि ये नेपाल बॉर्डर में काम करता है और नेपाल बॉर्डर हमारा ओपन खुला हुआ है, तो बहुत सारी महिलाएं भी आवागमन, बॉर्डर को मैनेज, बॉर्डर को इधर उधर, तो बहुत सारी तस्करी करने वाली, क्यों सीमा हैदर वहीं से आई है ना, बिल्कुल सही बात है। तो महिलाएं बहुत सारी तस्करी करती हैं, सीमा पार करके सीमा हैदर आई। तो आजकल वो एक और जो जिसको ना, उसको क्या ना, अब वो पाकिस्तान चली गई है ना, वो भी सीमा पार कर गई। हाँ, हैं क्या हो गया, इक्वल हो गया। चलो ठीक है। तो ये एक सीमा एक बल के तहत हमने इसको आज दायित्व सौंपा हुआ है नेपाल और भूटान का। इसमें भी 2-3 लाइनें लिख लो आप कुल। विशेष सेवा ब्यूरो के तौर पर, विशेष सेवा ब्यूरो के तौर पर, वैसे सीमा हैदर ने बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चला दी है ना यूट्यूब में। एक उसने कहा था कि कैसा ये लगता है लप्पू जैसा, उसका भी रेटिंग अच्छी हो गई है ना। तो बताइए आजकल बड़ा है, उसका भी सुना है अच्छा खासा यूट्यूब चैनल चलने लगा है। लिखो, वर्ष 1963 में विशेष सेवा ब्यूरो के तौर पर, विशेष सेवा ब्यूरो के तौर पर इसका गठन किया गया, इसका गठन किया गया। और आज एक सीमा एक बल, एक सीमा एक बल सिद्धांत के तहत, सिद्धांत के तहत नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान सीमा की रक्षा, इसका दायित्व है, इसका दायित्व है। ठीक, बस इतना ही जानो। इसके बाद एक और आता है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। वैसे तो ये सभी के सभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं, लेकिन इसका नाम ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। तो हुआ क्या कि वर्ष 1965 में जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तो हमें ये लगा कि पाकिस्तान बॉर्डर में भी एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होना चाहिए।
और बीएसएफ का गठन किया गया। फिर इसके बाद एक सीमा एक बल के तहत बीएसएफ को दायित्व भी सौंप दिया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर यह काम करता है। सभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में सबसे बड़ा है यह, और लगभग 2.65 लाख इसमें ट्रूप्स हैं जो काम करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में सबसे बड़ा है। सबसे अच्छी स्थिति में 146 बटालियनें काम करती हैं इसमें। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा में तो ये है ही, प्लस दंडकारण्य क्षेत्र में नक्सलवाद उन्मूलन में भी भागीदारी करता है। ये दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में एक एरिया है, उसका दंडकारण्य नाम है। वहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सल बहुत होते हैं, वहां पर भी ये काम करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख लो बीएसएफ के बारे में। 1965 में भारत पाक युद्ध के पश्चात इसका गठन किया गया। इसका गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, एक सीमा एक बल के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा इसका दायित्व है। इसका दायित्व है। इसकी एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसकी कुछ बटालियन है छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में नक्सलवाद के उन्मूलन के उद्देश्य से तैनात की गई हैं। ठीक है, तो ये सीमा बल है। अब हमें यह देखना है कि ये जितने भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं हमारे, ये काम क्या करते हैं, इनके कार्य क्या है। तो इनके कार्यों को दो भागों में बांट दिया जाए। एक तो युद्ध काल में ये क्या कार्य करते हैं, युद्ध काल में, और दूसरा ये शांति काल में क्या काम करते हैं। तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे ये एक प्रकार की सेना की सहायक कंपनियां होती हैं, सहायक एजेंसियां। तो युद्ध के दौरान जब सेना युद्ध कर रही होती है तो उनको सुविधा देना, उनको लोकेशंस के बारे में बताना, उस भूस्थलाकृतियों के बारे में अवगत करवाना कि कहां से हमारी पोजीशन अच्छी रहेगी, कहां से हमें युद्ध करना चाहिए। क्योंकि ये एक प्रकार से आप ऐसे कह सकते हैं कि युद्ध के दौरान सेना को गाइड करते हैं। ठीक, एक तो ये हुआ। छोटे मोटे युद्ध अगर होते हैं, आरंभिक तौर पर युद्ध करना है, तो वो यही करते हैं। सेना सब फर्स्ट अटैक कौन करेगा, फर्स्ट प्रोटेक्शंस कौन करेगा, वो ये करेंगे। इसके बाद सेना को बुलाया जाएगा, फिर सेना को ये गाइड करते हैं, सेना की जरूरतों को पूरा करते हैं। और जैसे जैसे सेना आगे बढ़ती चली जाती है, जीती हुई भूमि पर कब्जा करना यह इनका दायित्व होता है। उसे उस पर कब्जा बनाए रखना, जीती गई भूमि पर कानून व्यवस्था को लागू करना, यह इनका दायित्व है। युद्धबंदी जब बनाए जाते हैं तो युद्धबंदियों की रक्षा करना, उनको घेर करके रखना। जैसे 1971 में हमने लगभग 92,000 सैनिकों को युद्धबंदी बनाया था। तो इन्हें बीएसएफ ने ही घेर लिया था, भेड़ बकरियों की तरह उनको रखा कि यहीं रहो, क्योंकि ये आत्महत्या भी कर सकते हैं, भाग सकते हैं, देश के अंदर घुस सकते हैं, समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, फायरिंग कर सकते हैं। तो इनके ऊपर
तो इनकी रक्षा करना, उनको बनाए रखना, सीमावर्ती क्षेत्रों में ये सारी सब तरीके से ये सैनिकों को हमारे सपोर्ट करते हैं। लेकिन युद्ध हमेशा तो होता नहीं रहता। शांति काल में भी अपने काम को, सबसे पहला शांति काल में सीमाओं की रक्षा करना इनका दायित्व है। अवैध आव्रजन को रोकना, इलीगल इमिग्रेशन अगर होता है उसे रोकना, घुसपैठ, तस्करी, सब सीमा के क्षेत्र पर ये काम करते हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों से इन्होंने एक अच्छे काम करने और शुरू किया है। जैसे आजकल ये टीचिंग का काम भी कर रहे हैं। हाँ, होता क्या है कि पैट्रियोटिज्म डेवलप करना है हमें, परिधि क्षेत्र में राष्ट्रभक्ति की भावना को विकसित करना है। तो ये उस राष्ट्रभक्ति की भावना को जानने के लिए स्कूल में जाएंगे। अब जैसे किसी व्यक्ति के अंदर प्रवृत्ति पढ़ाने की है और वो सेना में भर्ती हो गया, तो प्रवृत्ति एटीट्यूड क्या है, तो वो स्कूल में जाएगा किसी सरकारी स्कूल में कि भाई साहब 1 घंटे हम पढ़ाएंगे। और जब वो पढ़ाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके अंदर ऊज, साहस, ओजस्विता होगी या नहीं होगी। और छोटे छोटे जो बच्चे 10, 12, 15 साल के होते हैं वो एकदम कच्चा घड़ा है। जैसा आप उनको पढ़ाएंगे, स्मार्ट सा टीचर होगा। तो अब जैसे हम उबड़ खाबड़ लोगों को थोड़ी ना सह सकते हैं बच्चे, वो कहें अरे पता नहीं बूढ़ा सा कोई आ गया पढ़ाने के लिए, वो एक स्मार्ट सा मास्टर पहुंचेगा पूरी तरीके से ड्रेसअप होकर के, तो बच्चों के लिए बड़ा आकर्षण होता है। टीचर को कैसा होना चाहिए उनके लिए, हाँ, जो बढ़िया से, तो उनका प्रभाव बढ़ता है और उनके मस्तिष्क में एक राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होती है। तो आजकल इन्होंने पैट्रियोटिज्म को डेवलप करना शुरू कर दिया। प्लस वेलफेयर के स्कीम्स में ये पार्टिसिपेट करते हैं। अभी हमने पिछले 6-7 महीने में एक काम शुरू किया है। हमारे बीएसएफ के जवान और सेना के, इनफैक्ट सेना भी ये काम कर रही है, इन्होंने उन्हीं की भाषा पाकिस्तान बॉर्डर में शुरू किया है। उनकी भाषा, संस्कृति, रहन सहन सब कुछ बदल दिया अपना, और उनके बीच में ही रह रहे हैं कैंप से निकल करके। इसके बाद अब घूम फिर रहे हैं, सारा कश्मीरी संस्कृति को सीख लिया, पढ़ लिया, आप सब होना। तो वहां पर बहुत सारे लोग दिखेंगे, जब दिखेंगे तो उनसे बातचीत करेंगे। उन्हीं बातों के दौरान उनके ओपिनियंस को कन्वर्ट करना, ताकि उन्हें यह बताया जाए कि हम आपको कितना प्रेम करते हैं, इंडियंस आपको कितना प्रेम करते हैं, भारत के जो सामान्य लोग हैं देश के अंदर रहने वाले, वो आपको कितना प्रेम करते हैं। अब अगर वही लोग उसको बताएंगे, जैसे आप देखो कि आपके ही लोग आपकी संस्कृति को अगर कुछ गड़बड़ कह देंगे तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, और दूसरा कोई कह दे तो समस्या है या नहीं है। तो अब आप पहले उनका बनिए, उनका बन करके ये काम करिए। तो आजकल ये काम भी वहां पर किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप काम लिख लीजिए युद्ध काल के दौरान। कल करेंगे? अच्छा, आज तो 2 ही घंटे पढ़ना है ना हमें। ठीक है, अभी मेरे क्लास भी है और, तो ठीक है कल लिख लेंगे, ठीक है। और कल हम ये निकल करके और फिर हम कहां पहुंच जाएंगे, आंतरिक रक्षा बल में, ये हम करेंगे कल। और इसके बाद आसूचना एजेंसियों का मैंने नोट्स बनाया है इन्हीं हाथों से, तो वही मैं आपको दे दूंगा। कैसा रहेगा, समझा मैं दे दूंगा और लिखा हुआ मैं आपको दे दूंगा, ठीक रहेगा ना। बिल्कुल जैसे मैं आपको बोल के लिखवाता हूं वही मैंने वो लिख दिया, तो हमारा समय भी बच जाएगा और ठीक रहेगा ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।